वेलकम इलेक्ट्रिशियंस। आज की वीडियो में आप देखने वाले हो प्रतिरोध मापन के बारे में। प्रतिरोध की कौन कौन सी रेंज होती हैं, जैसे न्यूनतम मान, मध्यम मान और उच्च मान के प्रतिरोध अलग अलग जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, और साथ में उनको किस प्रकार से हम सर्किट में जैसे किसी अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध है इसको आप समझ लीजिए पहले कि इसके 3 मान होते हैं। जैसे मान लीजिए न्यून मान, एक मध्यम मान और तीसरा होता है उच्च मान। होता क्या है यहाँ पे कि न्यून मान, मध्यम मान और उच्च मान आप थोड़े से एज्यूम कर सकते हो। 1 ओम से जिसका मान कम होता है वो न्यून मान का प्रतिरोध कहलाता है। 1 ओम से कुछ ओम तक यानी कि एट लीस्ट 100 ओम तक इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका मध्यम मान के प्रतिरोध होते हैं। और अबव 100 ओम जो होते हैं वो आपके होते हैं यानी कि उच्च मान के प्रतिरोध, और 1 ओम या उससे कम जो होते हैं वो होते हैं आपके न्यून मान के प्रतिरोध। तो इनको हम इस तरह से देखते हैं। तो होता अब जो है यानी कि कैसे जिस रेजिस्टेंस की किसी प्रीडिफाइंड वैल्यू होती है, पहले से मान ज्ञात होता है, तो ये जो है रेंज, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि प्रतिरोध की जो है कैलकुलेशन आगे हम सर्किट में जैसे कहीं भी ज़रूरत हो, यानी कि वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालनी हो, तो हम निकाल सकते हैं। अब ज़रूरत क्या रहती है प्रतिरोध को ज्ञात करने की, तो प्रतिरोध का जो मान है जब कभी दिया हुआ नहीं हो तो उस मेथड में ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रतिरोध की विधियाँ पता होना आवश्यक है। तो आप अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ जो हैं वो हम काम में लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ से कि जो विधियाँ काम में लेते हैं वो जैसे सिंपल सी हैं। प्रतिरोध मापन जो किया जाता है ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3-4 विधियाँ काम में ली जाती हैं। जैसे कि एमीटर हो, वोल्टमीटर हो अपने पास, तो हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, तो एमीटर वोल्टमीटर मेथड हो। अब दूसरा जैसे होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस का एक सेट हो, या जैसे आपने स्कूल लाइब्रेरी में देखा होगा पोटेंशियोमीटर होता है, तो पोटेंशियोमीटर विधि काम में आती है। यानी कि इसको हम बोलते हैं विभव मापी। और इसके अलावा है जो है एक आती है आपकी व्हीटस्टोन सेतु, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज, ये विधि आपके काम में आती है। एक विधि आती है आपकी पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि, और साथ में एक जो है यहाँ से फेमस विधि और है आपकी कि जिसको हम बोलते हैं केल्विन डबल ब्रिज विधि, यानी कि केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ये सब आपकी जो हैं प्रतिरोध मापन के लिए ये विधियाँ हैं। अब इनमें से जो सबसे फेमस है यानी कि सबसे जो सरल है वो आपकी है एमीटर वोल्टमीटर मेथड। होता क्या है कि इसमें आपको करंट का वैल्यू पता होगा, वोल्टेज का वैल्यू पता होगा, तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस का जो है मान निकाल सकते हो। और क्या है कि जैसे इसमें जैसे पोटेंशियोमीटर है, इनमें रेजिस्टेंस के आधार पर यानी कि जो है पोटेंशियोमीटर मेथड में अलग अलग रेजिस्टेंस का सेट तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन में क्या होता है कि अज्ञात प्रतिरोध होते हैं कुछ, तो उनके अनुसार इसको इनमें से एक प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया जाता है। तो कुल मिला के जैसे इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, उनमें से 3 ज्ञात होते हैं और 1 अज्ञात होता है, तो इस तरह से इसको निकाल लिया जाता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी सेम ऐसा ही है, और केल्विन डबल ब्रिज में है जो ब्रिज है जैसे नाम से है डबल ब्रिज का एक मेथड है। ये सब विधियाँ जो मापन की हैं ये आपको वैसे तो काम आने वाली हैं विद्युत मापन में। सब्जेक्ट का नाम है विद्युत मापन और उपयंत्र। ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और मेजरिंग डिवाइसेज जो हैं उसमें काम आने वाली है। तो ज़्यादा इसको हम यहाँ फोकस नहीं करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि प्रतिरोध मापन की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलन में हैं, तो और प्रतिरोध की रेंज क्या क्या होती है। तो यहाँ से हम आज जो हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा आपको एमीटर वोल्टमीटर मेथड के बारे में और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। और यही दोनों विधियाँ जो हैं डीसी परिपथ के लिए कॉमन है, यानी कि डीसी परिपथ में काम आती हैं। और हम यहाँ से सबसे पहले हम देखने वाले हैं एमीटर वोल्टमीटर विधि के बारे में।
देखिए जैसे कि नाम में से ही आप समझ पा रहे होंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, जैसे करंट जो और एक वोल्टेज जो होता है, तो जो राशियाँ होती हैं, और करंट को नापने के लिए हम यहाँ पे एमीटर काम में लेते हैं, और वोल्टेज को मापने के लिए हम यहाँ काम में लेते हैं वोल्टमीटर। तो जैसे कि नाम से ही समझ रहे हो, एम्पियर के लिए एमीटर और वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर। होता क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब भी एमीटर को जोड़ा जाएगा तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, यानी कि लाइन के श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को जब भी सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा तो वो होगा आपका समांतर क्रम में। होता क्या है कि जैसे आप सर्किट में लेते हो कोई भी, जैसे मान के चलिए ये 2 लाइन है, यानी कि 2 जो है आपके, एक जो आपका सिस्टम होता है, चाहे वो डीसी सिस्टम हो, 2 वायर डीसी सिस्टम हो, चाहे आपका एसी सिंगल फेज सिस्टम हो या एसी 3 फेज सिस्टम, सब में एक चीज़ कॉमन है कि एमीटर को जब भी रखा जाएगा जो लाइन के श्रेणी क्रम में। तो मान के चलिए आपके पास, जैसे डीसी सर्किट की बात करें हम यहाँ से, तो एक आपका जैसे बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी का प्लस होगा, एक माइनस होगा। आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो इस तरह से। तो ये भी आपका मेथड सही है कि ये प्लस से ऐसे निकला और ये माइनस से यूँ। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम जैसे एमीटर को सर्किट में रखते हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है यहाँ, ये आपका वोल्टेज स्रोत हो गया ई, जिसको हम कहेंगे, और यह आपका रेजिस्टेंस हो गया आर, जिससे हमें ज्ञात करना है। तो होता क्या है कि एमीटर और वोल्टमीटर हमें किस प्रकार से इस सर्किट में कनेक्ट करने हैं, बस ये देखना है। अगर हम चाहें तो दोनों ही विधियाँ हैं। जैसे एमीटर को हम रखें यहाँ, तो ये लोड के क्या हो गया, सीरीज में जो लोड है, जैसे मान के चलिए आर रेजिस्टेंस हुआ, और ये जो बैटरी सर्किट है, यानी कि वोल्टेज सोर्स और लोड सोर्स के बीच में जब कनेक्ट हो जाता है, यानी कि एमीटर, तो ये कहलाता है आपका श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है जो लाइन यहाँ से निकली उसी के बीच में एमीटर को कनेक्ट कर दिया, और फिर आपके यहाँ आगे लोड की तरफ चली गई। तो ये जो मैंने गहरा किया है, यानी कि लाइन को अपन ने, तो वो आपका पॉजिटिव पोलैरिटी है। पॉजिटिव पोलैरिटी को वैसे तो हम कलर से रेड लिखते हैं, तो पॉजिटिव पोलैरिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से देखिए ये आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये आपका एमीटर है, तो ये सीरीज में कनेक्ट है। दूसरा होता है आपका जो है ये न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पोजीशन के लिए जैसे माइनस पोलैरिटी है, तो इसको हम डायरेक्ट इस वे में कनेक्ट कर देते हैं। तो एमीटर का तो हो गया श्रेणी क्रम, एमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया है श्रेणी क्रम में। दूसरा है आपका वोल्टमीटर, तो इसको समांतर क्रम में लेने के लिए भले ही आप प्लस और माइनस के बीच में आपको लगाना है, तो लोड से पहले आप इसको लगा सकते हो, ये आपका इस तरह से हो जाता है। तो ये अब जब ये वोल्टमीटर जो कनेक्ट है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी के बीच में कनेक्ट है इस तरह से, तो ये आपका कहलाता है समांतर क्रम। खास बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर हम इस विधि को अगर डीसी में काम में ले रहे हैं, डीसी सर्किट्स में, तो हमारे पास जो एमीटर और वोल्टमीटर हैं, ये दोनों ये आपके पास डीसी के होने चाहिए। किसके? डीसी के। और अगर हम एसी में काम में लेते हैं तो हमारे पास जो है वोल्टमीटर और एमीटर दोनों ही किसकी रेंज के होने चाहिए? एसी के। आगे हम मेजरमेंट में देखेंगे इनकी रेंज क्या क्या होती है, तो किस किस टाइप के उपकरण होते हैं, जैसे PMMC, MI, ये इस तरह के होते हैं। तो ज़्यादातर आपको डीसी में मिलते हैं PMMC के टाइप के, और एसी में मिलते हैं आपको MI टाइप के। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो है एमीटर वोल्टमीटर मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि एमीटर और वोल्टमीटर इस तरह से जुड़े हुए हैं। चाहें तो आप पहले वोल्टमीटर को जोड़ सकते हो और बाद में एमीटर को जोड़ सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको ये करना होगा कि जैसे सेम यही सर्किट रहेगा, यही आपकी बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद में यहाँ से वोल्टमीटर को आप पहले पैरेलल में ऐड कर सकते हो और साथ में एमीटर को सीरीज में लगा के और आगे लोड को आप इस सर्किट से जोड़ सकते हो, और ये आपका रेजिस्टेंस होगा। इसको वोल्टमीटर एमीटर मेथड बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास दोनों ही मेथड काम में लेते हैं हम, एमीटर वोल्टमीटर और वोल्टमीटर एमीटर विधि। देखिए ये हम इस चीज़ को इसलिए देखते हैं यहाँ से
कि हमें जो लाइन का है वो वोल्टेज रेफरेंस पता होना चाहिए, और बाद में जो है लोड साइड में जो जितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इस मेथड के लिए हम एमीटर को लोड के पास में रखते हैं, एमीटर को लोड के पास में रखते हैं इस तरह से, और वोल्टमीटर को लाइन के पास में रखते हैं इस तरह से। तो ये क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि वोल्टेज जो सर्किट का जो वोल्टेज है वो हमें प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं वोल्टमीटर के थ्रू। और यहाँ जो है एमीटर के थ्रू जो मिल रहा है, यानी कि एमीटर के थ्रू जो लोड में कितनी करंट जा रही है वो हमें एमीटर से पता होती है। देखो खास बात यह है, अगर हम डीसी में ये काम में ले रहे हैं तो हमारे पास वोल्टमीटर का सिंबल रहेगा इस तरह का, एमीटर का सिंबल रहेगा इस तरह का। और अगर हम एसी में काम में ले रहे हैं तो ये आपके पास इस तरह के सिंबल रहेंगे। तो सिंबल को देख के आप मीटर की पहचान कर सकते हो। और इसमें हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे वोल्टमीटर में जो भी करंट वो जो भी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है आ रहा है लाइन का, तो जैसे वोल्टेज हमें ज्ञात है, ओके, और करंट भी हमें ज्ञात है जो सर्किट में फ्लो हो रही है। तो हम रेजिस्टेंस याद करने के लिए सीधा जो है ओम का नियम लगाएंगे, यानी कि ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यहाँ लागू होता है। तो R बराबर V बटे आई, जो भी वोल्टेज आपका होगा वो और जो भी करंट होगी वो इसके प्रकार से, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, 0.4 करंट है, तो इस तरह से आपका जो है यानी कि आपका हो जाएगा 30 ओम, यानी कि ये आपका 30 ओम हो गया, 30 ओम। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये फेमस जो विधि है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का कहीं अगर अलग अलग इंडिविजुअल मान पता करना हो तो उस केस में हम देखते हैं व्हीटस्टोन विधि। तो व्हीटस्टोन जो है इसका पूरा नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। तो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जो ज्ञात टोटल प्रतिरोध होते हैं 4, और जिसके बीच में हम यूँ देखते हैं कि एक तरह से ब्रिज होता है। तो ब्रिज में से किसी प्रतिरोध को निकालने के लिए तो हमें अदर प्रतिरोध ज्ञात होना चाहिए। जैसे कुल प्रतिरोध है मान के चलिए 4, तो उनमें से 3 हमें ज्ञात होते हैं, बाकी 1 अज्ञात होता है। तो इसको मेथड को समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट में ये देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास से देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में इसको निकाला जाता है। तो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में ये प्रतिरोध को मान ज्ञात किया जाता है। तो कुछ ब्रिज इस तरह से होता है, ये मान के चलिए जैसे ब्रिज है ये आपका, और इस तरह से तो ब्रिज के जो ये 4 रेजिस्टेंस हो जाते हैं, मान के चलिए आप इनको R1 R2 R3 कर रहे हो, आप PQ RS इनको आप लिख सकते हो। अब इनमें से जो है इनको जो वोल्टेज सोर्स दिया जाता है तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे हम EMF यहाँ ले सकते हैं, वो हमारा जैसे बैटरी होगा या जैसे कोई भी जो सेल जो DC EMF प्रदान करता है, तो यहाँ से हम इसको पोलैरिटी ले सकते हैं, प्लस और माइनस जो भी हो। देखिए यहाँ पे खास बात यह है कि बैलेंस कंडीशन जो है इस सर्किट की यहाँ से देखी जाती है। PQ RS वाला जो सेट है इसके बीच में से हम जैसे एक इसमें लगाते हैं जो है यानी कि डिटेक्टर लगाते हैं। ये होता है डिटेक्टर क्या होता है, एक तरह से एमीटर होता है जिसको हम नल जो है यानी कि इसमें एरर जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं तीर के निशान से, और यहाँ पे एक इसका स्विच रखते हैं। तो ये इस तरह से इसको हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और नहीं PQ RS के बैलेंसिंग के लिए करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखना पड़ता है, यहाँ से एस को हम रखते हैं वेरिएबल। जब जो है यानी कि सर्किट में जो बैलेंस होगा तो इसमें जो करंट है यहाँ से इसमें जो करंट है वो 0 रहेगी। तो बैलेंस कंडीशन में जो है करंट है वो इस इधर से निकल के और यहाँ से PCQ होती हुई और सीधी यहाँ आके मिल जाएगी, और R से S तक जो होती हुई और यहाँ आके मिल जाएगी। तो ये हम जैसे पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम A बोल देते हैं और इसको हम B बोल देते हैं और इसको हम C बोल देते हैं और इसको हम D। तो इस प्रकार से हम ABCD जो नेटवर्क है इसमें हम इसको देख सकते हैं किस प्रकार से ये ब्रिज काम करता है। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा हमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ब्रिज कैसे काम करता है। तो ब्रिज की खास बात यह है कि ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होती है उस बैलेंस कंडीशन में जो है
करंट का मान हो जाएगा 0। नल डिटेक्टर जो होता है ये आपका एमीटर ही होता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। देखिए यहाँ से इनका हिंदी और इंग्लिश नाम एक सा ही है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर की शेप वाली स्थिति में, यानी कि 0 वाली स्थिति में हम इसको ब्रिज को बैलेंस रखते हैं। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन कहते हैं इसको, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में जो है ABCD आपका यहाँ पे ये ब्रिज है, ये जो आपका लूप है इस सर्किट में। हम जानते हैं कि आपका जो यहाँ से जो दोनों का जो रेशियो है, यानी कि P और Q का जो रेशियो है वो इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। R और S का जो रेशियो रहे, R और S का रहे, तो जो आपका जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ से हम देखते हैं कि इक्वल वोल्टेज इसमें शेयर होता है। तो इसको निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि अब 3 जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान लगभग फिक्स होता है। और यहाँ से इसको थोड़ा विस्तार से और देख लेते हैं कि जैसे सर्किट P में जो है करंट है, यानी कि P के लिए, तो P का जो वोल्टेज ड्रॉप है P वाले प्रतिरोध का वो हो जाएगा I1P। और इसी में जो है करंट बहेगी, जैसे I1Q के लिए I1Q, और R के लिए होगी I2R, और S के लिए होगी I2S। अब हमें यह पता है कि जो करंट P सर्किट से होके जा रही है, तो अगर चारों प्रतिरोध जो बैलेंस कंडीशन में हैं तो वो उसी अमाउंट के करंट जो है वो आपकी R सर्किट से होके जाएगी, यानी कि इस तरह से ब्रांच होती है उनमें इक्वल करंट जाएगी। तो ये आपकी रहेगी I, ये होगी I2 और ये होगी I1, इस तरह से। तो हम ये देखते हैं यहाँ से कि I1P बराबर I2R, एक तो ये हो जाता है। दूसरी साइड सेम टू सेम ही है कि जो करंट I1Q से, यानी कि Q से होकर जाएगी, P से होकर जाएगी, जो ही Q में जाएगी, और जो R से होकर जाएगी वही S से होकर जाएगी। तो ये आपकी बैलेंस कंडीशन में है। तो यहाँ से हम I2 इसको I1Q और I2S, ये सेम ऐसे हम थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर बराबर रखते हैं तो हमें जो है कि I1 वाला जो रेशियो है वो हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि दोनों इक्वेशंस का एक तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को देखने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाना होगा। तो जैसे मान के चलिए ये है और ये दूसरी कंडीशन, पहली और दूसरी कंडीशन। तो यहाँ से I1P और I1Q और इसी प्रकार से I2R और I2S, तो करंट कैंसिल हो जाती हैं दोनों आपस में, और हमारे पास जो रेशियो बचता है वो होता है P/Q बराबर R/S। वही रेशियो है जो हमने शुरुआत में यहाँ से समझा था। अब इसमें होता क्या है कि ये जो रेशियो है ये निकालने के बाद में इसको सर्किट में किस तरह से काम में लिया जाता है, तो इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सर्किट में खास बात यह है कि जैसे इनमें क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है R, अज्ञात प्रतिरोध होता है R, जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है, R का मान ज्ञात करना होता है। तो हम जो है R का मान ज्ञात करते हैं, तो इनको बैलेंस रखने के लिए जो है S को एडजस्ट करते हैं। तो S देखो, P क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर, Q भी है आपका स्थिर, S है परिवर्तनीय वेरिएबल, और R है आपका अज्ञात। तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से इस विधि को काम में लेते हैं। तो R बराबर P/Q इंटू S, इस तरह से हम इस विधि को काम में लेते हैं। जो भी ओमिक मान होता है वो इसका R का हम निकाल सकते हैं।
तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसकी खास बात यह है कि जो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, संतुलन की अवस्था में इसका प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। और बैलेंस कंडीशन में जो आपका गैल्वेनोमीटर है, यानी कि जो नल डिटेक्टर है, यानी कि शून्य में सेप की स्थिति होगी, जब ये संतुलन में रहेगा तो उसका मान जो है शून्य रहना चाहिए, यानी कि इसमें से करंट का जो मान है वो आपका शून्य रहना चाहिए। तो और हम जो है इन चारों प्रतिरोधों के जो आधार पर हम यानी कि इनमें से 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और चौथा प्रतिरोध जो होता है अज्ञात होता है, यानी कि आर को हम निकाल सकते हैं। तो ये विधि, इस विधि पर काफ़ी सारे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और ये है सबसे फेमस विधि है। तो एमीटर वोल्टमीटर मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। एमीटर वोल्टमीटर मेथड में हम किसी एक रेजिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है इनमें जो है किसी अलग अलग प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध को, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना हो तो हमें यह विधि लेनी होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के लिए इतना ही, और एक्सपेक्ट करते हैं आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।